देहरादून में विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज और आज सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट को पास कराएगी। बुधवार को 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। वहीं सदन में विपक्ष उठा सकता है कई मुद्दे, जिसमें कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के कई मुद्दे और ऐसी कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। आज भी सदन में हंगामा रहने के आसार हैं और इसे लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो 12 विधेयक भी पास होंगे पटल पर और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विधेयक हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन अनुपूरक बजट पास कराएगी आज सरकार और सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है आज और आज तीसरे दिन भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग की जा सकती है। तो सुनील और प्रभात हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुनील, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण तीसरा दिन है, सत्र चल रहा है मॉनसून का विधानसभा में और आज किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? देखिए, जो कार्य मंत्रणा समिति की जो मीटिंग हुई उसके अनुसार जो बिजनेस तय हुआ है, आज ही जो विधानसभा का सेशन है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी हो सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आज मानसून सेशन का अंतिम दिन है और विपक्ष की कोशिश होगी कि जितना समय भी उसको आज मिलता है वो अधिक से अधिक जनता के मुद्दे सेशन में उठाए। आज ही अनुपूरक बजट पे चर्चा भी होगी और अनुपूरक बजट आज पास भी किया जाएगा। इसके साथ साथ 12 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसमें राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का मामला था, वो टेबल हुआ है पिछले कार्य दिवस पर। तो अब आज उसको पास होना है। इसी तरह से 12 विधेयक हैं जिनको आज सरकार की कोशिश होगी कि वो सदन से पारित कराए। आज प्रश्नकाल में कृषि मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और इसके अलावा पशुपालन विभाग के भी सवाल जुड़े होंगे। बड़ी संख्या में विधायकों ने सवाल लगाए हैं, खासकर शहरी विकास मंत्रालय से, कृषि एवं उद्यान से, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे आम आदमी जुड़ा हुआ है। पशुपालन मंत्रालय से भी बड़े संख्या में सवाल हैं। इसके साथ साथ विपक्ष कुछ खास मुद्दों पर जिनमें बेरोजगारी है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, खासकर डेंगू का जो प्रकोप इन दिनों उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर विपक्ष विशेष चर्चा की मांग कर सकता है। और आज आप देखेगा कि आज सदन के बाहर और भीतर, क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो सभी की कोशिश होगी कि अपनी अपनी बातें वो अधिक से अधिक जनता के सामने रखे, सदन के पटल पर रखे। तो आज का दिन बेहद हंगामेदार और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का अहम दौरा है। दोपहर 12 बजे सीएम धामी हरिद्वार पहुंच जाएंगे। जयराम आश्रम में स्वामी देवेंद्र स्वरूप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कई साधु संत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं पर आज शाम दिल्ली भी सीएम धामी जा सकते हैं। G20 समिट के मद्देनजर सीएम धामी का ये दौरा काफी अहम है। कल राष्ट्रपति भवन में समिट के रात्रि भोज में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इस दौरान पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मिल सकते हैं। सीएम धामी ने देहरादून के कालसी के हरिपुर में यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान, भाजपा नेता रामशरण नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी यहां पर मौजूद रही। रोहन शर्मा जी आरती चला रहे हैं। रोहन शर्मा जी जमुना जी के मान सम्मान को, उनके वैभव को वापस लाएंगे। हरिपुर को भी वो सम्मान और वो मैं कहूं एक विस्तार रूप देने का काम हम सबको करना है। यह आज के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन पर, भगवान योगेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है। हम जाने अनजाने में भूल गए थे। यहाँ हरिपुर में पावन घाट का प्रथम चरण के निर्माण का काम आज से शुरू होगा। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार और सरकार में दायित्वों की पार्टी वर्कर्स की मुराद जल्दी ही पूरे होने जा रही है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि सरकार पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही इस पर फैसला ले सकती है। देखिए,
धामी सरकार में खाली पड़े कैबिनेट के चारों पदों को भरे जाने के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह संगठन के लोग भी सरकारी निगमों, बोर्डों में दायित्व दिए जाने की आस लगाए बैठे हैं। इस पर कई बार संगठन और सरकार की मीटिंगें भी हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण के चलते आगे के लिए टाल दिया गया। इसमें बागेश्वर उपचुनाव भी एक बड़ा कारण था, लेकिन अब उपचुनाव खत्म होने के बाद सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है। अब देखिए, विधानसभा का सत्र हमारा पूरा होगा और अभी मुझे G20 की समिट में राष्ट्रपति जी का आमंत्रण राष्ट्रपति जी के कार्यालय से मिला है। मैं उसमें जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद सभी के साथ बैठूंगा। ये बात साफ है कि बागेश्वर उपचुनाव खत्म होने के बाद मौजूदा मंत्रियों में भी बेचैनी है। कुछ को विभाग हल्के किए जाने का डर सता रहा है, तो कुछ को उम्मीद है कि उनको वजनदार विभाग मिल जाए। मंत्री पद की लालसा लिए विधायक भी सक्रिय हो गए हैं, तो इधर पार्टी वर्कर्स में भी एक बार फिर दायित्वों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। सभी लोगों को प्रतीक्षा थी कि बागेश्वर उपचुनाव के बाद संभवतः ये होगा, तब बागेश्वर उपचुनाव भी समाप्त हो गया है, तो सभी लोग इंतजार में हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा आधिकारिक तौर पर G20 समिट के सिलसिले में होगा, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस दौरे में बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम से हाई कमान को अवगत कराने के साथ ही कैबिनेट विस्तार और दायित्व के आवंटन पर भी हरी झंडी ला सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल का वक्त हो गया है, जिसे कांग्रेस ने गुरुवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया। कांग्रेस इस यात्रा को साल 2024 में होने वाले चुनावों के लिए संजीवनी के रूप में देख रही है। वहीं इस यात्रा के 1 साल पूरा होने पर देहरादून में भी कांग्रेस से जुड़े लोगों ने एक पद यात्रा निकाली, जो कि कांग्रेस दफ्तर से शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत समेत कई नेता शामिल हुए। देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला दिन है, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से विवेकानंद मंडपम से प्रारंभ हुई। श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्री के रूप में निकले और फिर लाखों लाख करोड़ों कदम उनके साथ चल पड़े। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की एक यात्रा शुरू की थी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई। आज उसकी 1 वर्ष पूरा हुआ है और मैं समझता हूं कि जो यात्रा शुरू की थी वो लगातार निरंतर जारी है। पौड़ी जिले में ना कोई आपदा हुई, ना खेत बर्बाद हुए, ना किसानों को कोई प्रदर्शन हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि जन्माष्टमी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में मीटिंग बुलाई? सवाल नमामि गंगे खाद की बर्बादी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और कोशिश खाद के बड़े घपले में मिट्टी डालने की हो रही है, तो कृषि मंत्री ने फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं। पौड़ी के द्वारिखाल में खाद की बर्बादी का वीडियो न्यूज़ 18 ने दिखाया, तो बुधवार को कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड किया गया। लेकिन खाद के नाम पर कितना खेल हुआ और क्या किसानों के नाम पर करप्शन हुआ? इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे, पर जांच से पहले जिस तरह की तेजी पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी ने दिखाई, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि बुधवार को पहले मुख्य कृषि अधिकारी उन इलाकों में गए जहां खाद बर्बाद हुई और फिर किसानों से मिले। फिर इसी तेजी में गुरुवार सुबह कोटद्वार में बैठक बुला ली। बैठक पर सवाल इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी के दिन बैठक बुलाई गई थी, जबकि इतनी मुस्तैदी कम ही देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 मौके पर पहुंचा तो सवाल यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने भी उठाया। पौड़ी से मुख्य कृषि अधिकारी कोटद्वार पहुंचे हैं और अभी अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आज जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उस पर्व के मौके पर जब छुट्टी होती है तो अचानक से ये मीटिंग बुलाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या इसके पीछे वजह है, अचानक से इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है कि तुम छुट्टी के दिन क्यों बैठक कर रहे हो, जबकि हाँ इस तरह का मैटर हो रखा है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो हुआ है मगर उसके बाद बैठक करना उचित नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन और ओबीसी क्षेत्र में जहाँ से सस्पेंशन हुआ है। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें वाकई बहुत शर्मनाक है। भाई किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
छुट्टी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी की बैठक पर सवाल उठे तो मामला कृषि मंत्री गणेश जोशी तक पहुंचा। विभाग के मंत्री ने न्यूज 18 की खबर पर जहां जांच के आदेश दिए, वहीं माना कि खाद की बर्बादी पर लीपापोती की कोशिश हुई और किसानों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास मुख्य कृषि अधिकारी ने किया। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सब कुछ कृषि मंत्री को पता है तो पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा। छुट्टी के दिन वहां के विधायक ने बताया कि लीपापोती करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मैंने उसका संज्ञान लिया है और अपने डीजी को निश्चित किया है कि एक सक्षम अधिकारी से जांच कर और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि आज छुट्टी के दिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि आज बैठक बुलाई जा रही। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मामले में लीपापोती करने के लिए का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने भी जो बयान दिया है और कहा है कि उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जो है मुख्य कृषि अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का लड़ने का इरादा होता तो अब तक तो मुख्य कृषि अधिकारी भी जो है निलंबित हो चुके होते। और नमामि गंगे खाद की बर्बादी पौड़ी जिले में हुई, जिसने गढ़वाल में सबसे ज्यादा पलायन की मार झेली है। ऐसे में जब खाद की बर्बादी का मामला खुला तो जिले के कृषि अधिकारियों की नींद उड़ी। नतीजा ये कि छुट्टी के दिन ऑफिस खुला। अब इस पूरे मामले में क्या जांच और एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। राजधानी देहरादून में डेंगू के हालात लगातार खराब हो रहे हैं और अब सरकारी तंत्र जागा है। डेंगू के मामले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आ रखे हैं। वहीं अकेले देहरादून में पानी भराव और समय पर फॉगिंग के न होने के चलते डेंगू की स्थिति खराब है। शुक्रवार को हेल्थ सेक्रेटरी राजेश कुमार अफसरों के साथ राजधानी के कुछ इलाकों में गए और लोगों से जानकारी ली। सिर्फ देहरादून में ही करीब 600 से ज्यादा लोग अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दौरा करने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने भी सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कोताही बरतने वाले हेल्थ स्टाफ पर एक्शन लेने की बात कही गई है। सवाल यह है कि कौन किस पर नजर रखेगा और जवाबदारी तय करेगा। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बारिश खत्म होने के बाद डेंगू ने नई टेंशन दे दी है। यहां पर रोजाना डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश के बाद जगह जगह भरा हुआ पानी, जिससे कि मच्छरों का लार्वा पैदा होता है जो डेंगू मच्छरों में तब्दील हो जाता है। ऐसे में नगर निगम शहर के इलाकों में फॉगिंग करने में लगा हुआ है। हरिद्वार में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और गंगा घाटों पर जाम छलका रहे हैं। आज बिरला घाट पर कुछ स्थानीय लोगों ने बाहर से आए यात्रियों को शराब पीते हुए पकड़ा है। ये तस्वीरें दरअसल कल की हैं और बाहर से आए 4 यात्री गंगा घाट पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों और यात्रियों की तीखी नोकझोंक हुई, वीडियो बनाया गया। बताया जा रहा है कि गंगा घाट पर रहने वाले कुछ लोग शराब बेचते हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तू ही बांट रही थी, को देख रहा था मैं। तू ही बांट रही थी यहाँ पे शराब। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।